कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अगला एपिसोड खत्म हुआ था। हम मिन ह्युक मैनर में 3 तरफा कलाई पकड़ने की घटना पर वापस आते हैं, जहां मिन ह्युक गुक-डू से पूछता है कि वह किसके अधिकार से बोंगसून को उसके घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। गुक-डू दोस्ती और अच्छे पुराने पितृसत्ता की शक्ति का हवाला देता है और एक अजनबी के अनैतिक चंगुल से कमजोर बोंगसून की पवित्रता का बचाव करता है। क्या कोई जूडो फलिप नहीं? एक अवसर को भांपते हुए मिन ह्युक ने गुक-डू को उनके साथ सोने के लिए आमंत्रित किया। बोंगसून ने गुक-डू की ओर से मना करने की कोशिश की, लेकिन उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह मिन ह्युक और उसके लापरवाह रवैये पर भड़क गया। गुक-डू एक कानून का हवाला देता है जो नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करने से रोकता है। मुख्य रूप से गुक-डू जानना चाहता है कि मिन ह्युक को अपने निजी निवास पर बोंगसून से किस तरह का काम करवाना है। बोंगसून गुक-डू को यह बताने के लिए आगे आती है कि मिन ह्युक के साथ उसका काम एक शीर्ष गुप्त कंपनी का व्यवसाय है, जिससे गुक-डू सच्चाई को उजागर करने के लिए और अधिक उत्सुक हो जाती है। गतिरोध की स्थिति में गुक-डू ने बोंगसून की मां को उनके मतभेदों को सुलझाने देने का फैसला किया। अगर मां स्लीप ओवर की अनुमति नहीं देती है तो वह भी नहीं देगा। बेशक मां टीम मिन ह्युक की सदस्य हैं और स्थिति के बारे में सुनकर उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। मां व्यावहारिक रूप से बोंगसून को एक थाली में परोसती है, फिर गुक-डू को जल्दी से घर ले जाने की कोशिश करती है ताकि वह रास्ते से हट जाए। गुक-डू ने फोन बोंगसून को दे दिया ताकि मां उसे अच्छा करने के लिए कह सके और कहा कि अगर आप चीजों को बाद के लिए बचाकर रखते हैं तो वे सड़ जाती हैं। रोर मां अब जबकि उसकी योजना विफल हो गई है, गुक-डू फिर से बोंगसून के काम की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने की कोशिश करता है। गुक-डू बताता है कि एक खतरनाक अपराधी ने बोंगसून का चेहरा देखा था और यह भी कि वह उसके मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि एक अधिकारी को उसकी सुरक्षा करते समय चाकू मार दिया गया था। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मिन ह्युक चाकू मारने के दौरान वहां मौजूद था, इसीलिए उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। गुक-डू दूसरा रास्ता अपनाता है और मिन ह्युक को चाकू मारने की घटना के लिए साक्षात्कार के लिए स्टेशन पर साथ चलने के लिए कहता है। मिन ह्युक अगले दिन नीचे जाने का वादा करता है और लड़के इस पर सहमत हो जाते हैं। देर से ही सही अपनी करनी का एहसास करते हुए गुक-डू सदमे में ऊपर देखता है जब मिन ह्युक बोंगसून से कहता है कि बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। ऐसा लगता है कि उसका मतलब एक साथ से है। जैसे ही मिन ह्युक जाने के लिए आगे बढ़ता है, वह गुक-डू के सामने रुक जाता है और रोता है कि वह चाहता है कि गुक-डू भी वहीं रहे। वह धीरे धीरे अपनी उंगली को उत्तेजक तरीके से गुक-डू के पेट पर घुमाता है, फिर आंख मारता है और उसे एक आकर्षक नजर से देखता है। हे भगवान, मैं मर रहा हूं। बोंगसून को याद आता है कि सचिव गोंग ने उसे बताया था कि मिन ह्युक एक महिला अंगरक्षक को इसलिए प्राथमिकता देता है ताकि आगे कोई घोटाला न हो, क्योंकि वह समलैंगिक है और गुक-डू के प्रति उसके कार्य इसकी पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। मिन ह्युक के चले जाने के बाद गुक-डू बोंगसून से यह जानने के लिए पूछताछ करती है कि उसे क्यों रुकना चाहिए। वह बताती है कि वह मिन ह्युक की सचिव है, लेकिन गुक-डू अभी भी आश्वस्त नहीं है। उसे मनाने में असफल होने पर वह बोंगसून की कलाई पर एक आपातकालीन पेजर बांधता है और उससे वादा करता है कि अगर वह मुसीबत में होगी तो वह इसका इस्तेमाल करेगी। वह उसे अंतिम चेतावनी देते हुए छोड़ता है। सभी पुरुष कुत्ते हैं। इसके बाद बोंगसून मिन ह्युक को खोजने के लिए ऊपर जाती है और जब वह ऐसा नहीं कर पाती तो वह उसके महंगे सामान की तलाशी लेती है, जब तक कि उसे उसकी अलमारी के पीछे गुलाबी हुडी में उस रहस्यमयी लड़की की पेंटिंग नहीं मिल जाती। जैसे ही वह करीब आती है, पेंटिंग खुल जाती है और उसे एक गुप्त कमरे में ले जाती है। अंदर मिन ह्युक अपने सभी खिलौनों और गैजेट्स से घिरा हुआ है। वह उसका स्वागत करता है, फिर उसे वह आदमी दिखाता है जिसे उसने मोटरसाइकिल चालक के रूप में पहचाना है। बोंगसून तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मिन ह्युक उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कहता है। हालांकि मिन ह्युक के साथ एक ही कमरे में सोना उसके लिए असहज था, लेकिन जब उसने डरने की शिकायत की तो वह मान गई। फिर वह उसे सोफे की ओर ले जाता है जहां वह सोएगी, जबकि वह उसके बगल में फर्श पर एक स्लीपिंग बैग में सो जाता है। जब लाइटें बुझ जाती हैं तो बोंगसून को आश्चर्य होता है कि छत सितारों से जगमगा उठती है। एक नरम आवाज में मिन ह्युक कहता है कि एक लड़के के रूप में उसका मानना था कि लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वह हर रात अपनी मां को देख सकता था। बोंगसून ने टिप्पणी की कि उसने पढ़ा है कि लोग भूत बन जाते हैं। मिन ह्युक ने बताया कि जब वह 6 वर्ष का था
तो उसके सौतेले भाइयों ने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया था। और यद्यपि पहले तो वह डर गया था, लेकिन बाद में उसे कोठरी में आराम महसूस होने लगा। साथ ही उसके छिपने की जगह ने उसे दुश्मनों और पुलिसकर्मियों से छिपने में मदद की। बोंगसून ने बताया कि मिन ह्युक को अपराधियों से भी अधिक पुलिस नापसंद है, इसलिए वह बताता है कि उसके पिता एक ठग थे और बुरे कामों से बचने के लिए अधिकारियों और अभियोजकों को रिश्वत देते थे, और इस प्रकार मिन ह्युक कभी भी पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता था। बोंगसून जोर देकर कहती है कि वहां अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं, जिससे मिन ह्युक पूछती है कि वह गुगडू को इतना पसंद क्यों करती है। हम छठी कक्षा में बोंगसून और गुगडू के समय पर वापस जाते हैं, जहां से यह सब शुरू हुआ। गुगडू को उसकी कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया और उसे भाग्यवश नींद में डूबी बोंगसून के बगल वाली सीट पर बिठा दिया गया। वह अपनी नींद से तभी जागी जब कामदेव के बाण उसकी छाती में घुस गए। बाद में हाई स्कूल में वह मंत्रमुग्ध होकर देखती थी कि गुगडू पियानो बजाकर सभी लड़कियों को मदहोश कर रहा था, और इसी तरह साल बीतते गए। गुगडू के प्रति उसकी भावनाएं बढ़ती गईं। वर्तमान में वापस आकर वह रो पड़ती है जब वह मिन ह्युक को बताती है कि वह गुगडू के सभी मामलों में असहाय हो गई है तथा स्वयं से निराश हो गई है। उसे उदास देखकर दुखी होकर मिन ह्युक उसे उठने के लिए कहता है ताकि वे यह कर सकें, और साथ में वे देर रात तक वीडियो गेम खेलते हैं। ओह, जब वह उसे हरा देती है तो उसका जबड़ा खुला रह जाता है और फिर वह फिर से मैच से इनकार कर देता है। अगली सुबह बोंगसून चौंक जाती है जब वह सोफे पर मिन ह्युक को अपने सामने सिकुड़ कर लेटा हुआ देखती है। वह उसे धक्का देकर दूर कर देती है तो वह समझाता है कि वह फर्श पर ठंडा था, और जोर देकर कहता है कि वह ही डर गया था कि वह रात में उसके पास आएगी, क्योंकि वह जो सोच रही थी वह निश्चित रूप से नहीं होगा। जरूर। नीचे वह अपनी मेज पर सजी एक असली दावत देखकर दंग रह जाता है। बोंगसून कुछ कहने से पहले ही खुद की तारीफ करती है, लेकिन फिर वह स्पष्ट करता है कि वह हैरान है क्योंकि उसके सभी व्यंजन कार्बोहाइड्रेट से बने हैं। हालांकि वह उसे उसका अस्वास्थ्यकर भोजन खाने का उपकार करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह परेशानी से गुजरी है। बोंगसून ने जवाब दिया कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी भावी पत्नी को पागल कर देंगे। फिर उन्होंने यह भी कहा कि यह संभवतः उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। वह इस बात से अनजान नहीं है, इसलिए वह इसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला करता है और कहता है कि उसकी टिप्पणी ने उसे गुगडू और उसके बट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह उन सभी तरीकों का वर्णन करना शुरू करता है जिनसे उसे गुगडू का सेब जैसा बट पसंद है, और जब वह पेशाब प्रतियोगिता जीतता है तो उसके आश्चर्य भरे चेहरे का आनंद लेता है। भुआहाहा। क्रोधित होकर वह एक धातु की चॉपस्टिक से मेज पर वार करती है, जिससे मिन ह्युक डर से कांपने लगता है। वे मोटरसाइकिल सवार से मिलने जाते हैं और पता लगाते हैं कि चाकू मारने का आदेश किसने दिया था। बोंगसून पूछता है कि क्या मिन ह्युक उस आदमी को पुलिस को सौंप देगा, और मिन ह्युक इससे इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह कानून के बाहर उसकी समस्याओं का ख्याल रखेगा। बोंगसून पड़ोसी होने का नाटक करते हुए मोटरसाइकिल सवार के दरवाजे पर दस्तक देता है और अपनी वॉशिंग मशीन से आने वाली आवाज के बारे में शिकायत करता है। वह तर्क देता है कि उसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन जब वह उस पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो वह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता है। वह अपने अपार्टमेंट में घुसकर चारों ओर देखने लगती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह लगभग सीधे तौर पर कबूल करती है कि वह बगल में नहीं रहती है, और फिर अपना परिचय अपने असली नाम से देती है और पूछती है कि क्या वह किसी खास मोटरसाइकिल का मालिक है। वह इसकी पुष्टि करता है, लेकिन जब वह उसे मिन ह्युक के पास ले जाने का प्रयास करती है तो मोटरसाइकिल सवार तिरछी नजर से बताता है कि वह अकेला रहता है, और वह अपनी सुरक्षा की चिंता के बिना बेशर्मी से अंदर घुस गई। ओई। वह उसके चेहरे को 2 बार छूता है, इसलिए वह उसके हाथ को दूर करने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन वह वापस उछलकर बेहोश हो जाता है। वह उसकी सांसों की जांच करती है और अपने भाग्य को धन्यवाद देती है कि वह अभी भी जीवित है। बोंगसून मिन ह्युक से मिलने के लिए वापस आती है। वह मोटरसाइकिल चालक के बेहोश शरीर को संकीर्ण गलियारे से घसीटते हुए परेशान दिख रही है और खुद से ही बड़बड़ाती है कि उसने उसे मुश्किल से छुआ था। वे छत पर चले जाते हैं जहां मिन ह्युक शिकायत करती है कि वह आदमी ऐसा दिखता है जैसे उसे पीटा गया हो, और बोंगसून दावा करती है कि उसने खुद को मारा है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से समझा पाती वह आदमी जाग जाता है। बोंगसून उस आदमी को बांधने का मौका लेती है इससे पहले कि वह अपनी बेहोशी से बाहर आए। वह उसके बंधे हुए हाथों में अपना टेजर रखती है और उसके टखने बांधती है,
लेकिन फिर गलती से उसके हाथ ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कुछ बिजली के झटके लगते हैं। मिन ह्युक उस पर आरोप लगाते हुए घूरता है, लेकिन वह कसम खाती है कि उस आदमी ने यह सब अपने साथ ही किया है। फिर से जब वे उस आदमी के दूसरी बार जागने का इंतजार करते हैं तो बोंग सून भागने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब वह आदमी फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह तुरंत रोना शुरू कर देता है और बताता है कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अरे नहीं, तुम मूर्ख हो। वह अपनी दुखद कहानी सुनाता है कि उसने कितनी मेहनत से पैसे बचाए और अपनी मोटरसाइकिल खरीदी। उसकी कहानी से प्रभावित होकर बोंग सून जल्दी से उसे खोल देती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास आती है वह पीछे हट जाता है। फिर वह मिन ह्युक से उसकी घटिया जांच कौशल के बारे में शिकायत करती है और बताती है कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती और यह सब उसकी गलती है। तुमने अपना बड़ा राज लगभग उजागर कर ही दिया। लड़की पुलिस स्टेशन में जासूस उस महिला के मंगेतर से पूछताछ करते हैं जिसका अपहरण किया गया था। जासूस दो तरफा दर्पण के पीछे से साक्षात्कार देखते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि क्या मंगेतर संदिग्ध हो सकता है। वे इस बात पर भी असहमत हैं कि क्या डो बोंग में दो मामले एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। गुक डू का तर्क है कि अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सोचता है कि वह दो अलग अलग लेकिन समान अपराधों को अंजाम देकर पुलिस को चकमा दे सकता है। वह आगे कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि अपहृत पीड़ित अभी भी जीवित है। मिन ह्युक और बोंग सून अपने साक्षात्कार के लिए आते हैं और मिन ह्युक गुक डू को बताता है कि अधिकारी को चाकू मारने और डो बोंग में अपहरण का आपस में कोई संबंध नहीं है। हालांकि जब गुक डू अधिक जानकारी मांगता है तो मिन ह्युक उसे दूर रखता है और जो कुछ भी वह जानता है उसे बताने से बचता है। गुक डू ने वीरतापूर्वक घोषणा की कि वह अब से बोंग सून की सुरक्षा का प्रभारी होगा। बोंग सून ने बीच में आकर समझाया कि मिन ह्युक एक पागल व्यक्ति है और उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। उसने विस्तार से बताया कि उस आदमी ने गलती से अधिकारी पर हमला किया था और उसका लक्ष्य मिन ह्युक का अंगरक्षक था। यह जानकारी गुक डू के लिए नहीं है और वह कहता है कि मिन ह्युक के पास तब एक उचित अंगरक्षक होना चाहिए था। मिन ह्युक यह कहना शुरू करता है कि बोंग सून उसका अंगरक्षक है जब तक कि बोंग सून उसके पैर पर हल्के से थपथपाती है जिससे उसका पैर कुचल जाता है। वह अपने एगियो का उपयोग करके गुक डू को बताती है कि उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है। बस इतना कहता है कि वह अपने मामले में केवल एक महत्वपूर्ण गवाह की रक्षा कर रहा है। इस बीच मिन ह्युक असहनीय दर्द में झुक जाता है। मिन ह्युक के प्रत्यक्ष दर्द से अनभिज गुक डू उसे बोंग सून को काम पर रहते हुए सुरक्षित रखने के बारे में उपदेश देता है। मिन ह्युक अविश्वास में गुक डू के अनुरोध को दोहराता है कि वह बोंग सून को सुरक्षित रखे और यहां तक कि अपने पैर के लिए आपातकालीन कॉल करने की कोशिश भी करता है जब तक कि बोंग सून उसे वश में नहीं कर लेती। मिन ह्युक अपनी मुलाकात के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरता है जबकि बोंग सून उसके चारों ओर मंडराता है और माफी मांगता है। वे तुरंत अस्पताल जाते हैं, इस दुनिया में एकमात्र अस्पताल जहां मिन ह्युक अपने पैर का एक्सरे देखता है और उसके पैर के अंगूठे पर एकदम नया बहुत छोटा फ्रैक्चर दिखता है। डॉक्टर उसे आराम करने और कुछ समय के लिए प्लास्टर पहनने के लिए कहता है, जबकि मिन ह्युक नाटकीय ढंग से डॉक्टर के निदान को दोहराता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बोंग सून सुन सके। कृपया एक छोटा सा प्लास्टर बनो। बोंग सून का भाई बोंग की उन्हें लॉबी में पाता है और तुरंत अनुमान लगाता है कि मिन ह्युक के लंगड़ाने के लिए वह जिम्मेदार है। मिन ह्युक भर्ती होने की मांग करता है और जब बोंग सून अपनी चोट को कमतर आंकता है तो वह स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या सचिव गोंग अभी भी अपनी घटना से उबर रहे हैं। प्रायश्चित के तौर पर बोंग सून घायल मिन ह्युक को व्हीलचेयर पर बिठाकर सेक्रेटरी गोंग के कमरे में ले जाती है। बोंग सून उन लोगों को अकेला छोड़ देती है और सेक्रेटरी गोंग मिन ह्युक को अस्पताल की सारी गपशप से अवगत कराती है। वह मिन ह्युक को बताता है कि बोंग सून द्वारा घायल किए गए सभी गैंगस्टर एक ही मंजिल पर रह रहे हैं और एक रेजिडेंट डॉक्टर उसकी जुड़वा है। सचिव जोर से आश्चर्य व्यक्त करता है कि ऐसा लगता है कि बोंग सून किसी तरह ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि मिन ह्युक इस काव्यात्मक समरूपता पर विचार करता है कि कैसे एक जुड़वा हड्डियां तोड़ता है और दूसरा उन्हें ठीक करता है। संयोगवश बोंग सून के सामने इसी तरह के विचार रखता है और उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने हाल ही में कितने लोगों को इस अस्पताल में भर्ती कराया है। फिर उससे अधिक सावधान रहने की विनती करता है। वह बोंग सून को बताता है कि वह गुक डू और उसकी गर्लफ्रेंड हीजी से मिलने के लिए जा रहा है। हीजी को देखने के लिए उत्सुक बोंग सून खुद को भी साथ बुलाती है। जोड़े
को हाथ थामे देखकर बोंग सून डर जाती है और मुश्किल से ही जी को नमस्ते कह पाती है। दूसरी ओर गुगडू यह देखकर हैरान रह जाती है कि बोंग सून अपराध स्थल पर अकेली घूम रही है। बोंग की हिजी को उसके लक्षणों का आकलन करने के लिए एक कमरे में ले जाती है। हिजी कहती है कि वह सेलो बजाती है और अपनी उंगलियों और कलाई में दर्द का वर्णन करती है, जो चिंताजनक रूप से उसकी कोहनी तक फैल गया है। और जब बोंग की नहीं देख रहा होता है तो वह अपनी आंखों में चमक के साथ उसे देखती है। बोंग की उसकी कलाई की जांच करता है और जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है वे एक आवेशपूर्ण क्षण साझा करते हैं, क्योंकि उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी होती हैं। अंततः वे इससे बाहर निकलते हैं, लेकिन उनके चारों ओर की हवा अचानक बदल जाती है। उसी समय गुगडू बोंग सून को मिन ह्युक का 24 घंटे पीछा करने के लिए डांटता है। वह सलाह देता है कि वह मिन ह्युक के साथ सीमाएं तय करना शुरू कर दे, ताकि वह उसका सारा समय एकाधिकार में न ले ले। वह उसे भोला होने और पुरुषों के वास्तविक अविश्वसनीय स्वभाव को न समझने के लिए फटकार लगाता है। उसकी उग्र चिंता उसकी सहन शक्ति से परे है और अपनी तीखी टिप्पणियों के दौरान वह केवल कुछ शब्द ही फुसफुसा पाती है, तथा जब वह ऐसा कर लेता है तो उसके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और वह जानना चाहती है कि जब उसकी एक प्रेमिका है तो वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। मिन ह्युक समय पर पहुंच जाता है और उसके सवालों को सुन लेता है। हिजी अपना एक्सरे करवाने के लिए बाहर से गुजरती है और इसलिए बोंग सून शर्म से दूसरी ओर देखती है। मिन ह्युक माहौल को समझते हुए बोंग सून को उसके गुस्से के परिणामों से बचाता है। वे सचिव गोंग के कमरे में वापस आते हैं, जहां वह अपनी भावनाओं को छुपाने में असमर्थ होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है और वह गुस्से में बाहर निकल जाती है। बोंग सून अपने घर वापस आ जाती है, जहां मां तुरंत पूछती है कि क्या उसने यह काम किया है। मां स्पष्ट करती है कि उसका मतलब सिर्फ मिन ह्युक के बगल में पूरी रात सोना नहीं है। हताश होकर बोंग सून दोहराती है कि मिन ह्युक को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मां अपनी बेटी की तुलना अपने परिवार के कुत्ते से करती है और बताती है कि उसे लाने से पहले मां का पसंदीदा भोजन कुत्ते का स्टू था। वह बताती है कि सही परिस्थितियों में लोग बदल सकते हैं। जब बोंग सून यह तर्क देती है कि भले ही वह गरीब है लेकिन वह सम्मान के साथ जीना चाहती है, तो मां उस पर भड़क उठती है और इसीलिए मां बुदबुदाती है कि बोंग सून की ताकत उस पर व्यर्थ है यदि वह इसका उपयोग सही अवसरों को खोजने के लिए नहीं करती है। गैंगस्टरों का बड़ा बॉस बेक टैक इम वॉन ही अपने दाहिने हाथ के आदमी जॉस किम मिनगियो के साथ अस्पताल में अपने अधीनस्थों से मिलने जाता है। बॉस टैक उस स्थिति की तह तक जाने की कोशिश करता है जिसने उसके कई आदमियों को परेशान कर दिया और पुष्टि करना चाहता है कि एक अकेली महिला ही इसका कारण थी। पुरुषों को यह स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन वे पुष्टि करते हैं कि कहानी सच है। मिनियन ह्यूनडोंग बॉस टाक को बोंग सून के व्यक्तिगत विवरण बताता है और जब वह एनसॉफ्ट में उसकी नौकरी का जिक्र करता है तो बॉस टाक अजीब संयोग के बारे में जोर से सोचता है। हालांकि शुरू में वह शांत रहता है, लेकिन जल्द ही बॉस टाक का मुखौटा फीका पड़ जाता है और वह अपने अधीनस्थों पर उनके गिरोह को बदनाम करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि देश भर में उनकी हार की अफवाहें फैल जाती हैं। बॉस टाक अपने दल से कहता है कि वे बोंग सून को उसके पास ले आएं और यदि वह उतनी मजबूत नहीं साबित होती जितना वे दावा कर रहे हैं तो उन्हें अपने झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। नहाने के बाद बोंग सून हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोचती है और उसे एहसास होता है कि उसके लिए अपनी ताकत को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। मिन ह्युक उसे मैसेज करके मांग करता है कि वह तुरंत उसके पास लौट आए और उसकी बदतमीजी से चिढ़कर वह खुद से सोचती है कि एक दिन वह गलती से उसे मार सकती है। अस्पताल वापस जाते समय वह उस लड़के को देखती है जिसके जूते उसने नष्ट कर दिए थे, जो उसका इंतजार कर रहा है। वह विनम्रतापूर्वक उसे अपने साथ अपने पड़ोस के गुंडे बॉस से मिलने के लिए कहता है, जो उसके बारे में बताई गई कहानी पर विश्वास नहीं करता। बॉस बोंग सून के आने पर उसे परेशान करता है, उसकी कदकाठी से प्रभावित नहीं होता, जबकि बोंग सून से परिचित दूसरे लड़के देखते रहते हैं। वह टूटे हुए जूते के पैसे मांगने के बाद उसके बैग की तलाशी लेता है और उसके सिर पर उसके ही बटुए से वार करता है। मजेदार बात यह है कि जब बोंग सून आगे बढ़ती है तो सभी स्कूली लड़के सहज रूप से पीछे हट जाते हैं और अपने बॉस की हरकतों से खुद को शारीरिक रूप से दूर कर लेते हैं। समय की कमी के कारण बोंग सून बॉस को उसकी पैंट से उठाती है और उसे हवा में लटकाकर वापस जमीन पर फेंक देती है, जबकि वह टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए समूह को डांटती है। फिर वह लड़कों से कहती है कि वे पास के खेल के मैदान में लगे झूले पर चढ़ जाएं और अपनी सजा भुगतें। यह अच्छा होगा। वह उन्हें कसकर पकड़ने और
अपने कार्यों पर विचार करने की चेतावनी देती है, फिर उन्हें घुमाती है। कुछ उल्टी करते हैं, कुछ चिल्लाते हैं और शायद कुछ रोते भी हैं, क्योंकि वे एक तंग घेरे में घूमते हैं। वह उन्हें थोड़ी देर की सवारी के बाद छोड़ देती है और उन्हें सभी दिशाओं में उड़ने के लिए भेज देती है। बोंगसून ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे 1 घंटे में 1 किलोग्राम कूड़ा नहीं उठा पाए तो उन्हें फिर से घुमाना पड़ेगा। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और बोंगसून को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि वह उन्हें उनके काम पर छोड़ देती है। बोंगसून मिनह्युक को बाहर निकालने के लिए अस्पताल लौटती है। वह अपने पैर की अंगुली की चोट का दिखावा करना जारी रखता है और चलते समय नाटकीय ढंग से उसके सहारे झुक जाता है। बॉस टाक और उसका दल कोने से प्रदर्शन को देख रहा है और ऐसा लगता है कि बॉस टैग के लिए अपने अधीनस्थों की कहानी पर विश्वास करने के लिए यह पर्याप्त सबूत है। वह तब तक उन दोनों को देखता रहता है जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो जाते और वह विचारों में इतना खोया हुआ है कि उसे क्वांग बोक के ड्रेनेज बैग से टपकते पेशाब का भी पता नहीं चलता। अरे कार में मिनह्युक बोंगसून को आश्वस्त करता है कि वह उसके ओवरटाइम घंटों के लिए उसे कितना भुगतान करना है इसकी गणना कर रहा है, लेकिन जवाब में वह इस तथ्य पर आपत्ति जताती है कि वह हमेशा उसके बुरे व्यवहार के बारे में शिकायत करता रहता है। वह उससे कहती है कि उसका व्यवहार उसके अनादर के समानुपातिक है। उसकी शिकायत का जवाब देने के बजाय वह बताता है कि उसने रवैया का उच्चारण गलत किया है और पूछता है कि क्या उसने स्कूल में इस पर ध्यान दिया था। वह उसे गंदी नजर से देखती है, लेकिन फिर उसे मारे बिना गाड़ी चलाती है। गूक डू अपनी नियुक्ति के बाद हीजी से मिलता है और उसे व्हाइट डे के लिए कुछ चॉकलेट देता है, क्योंकि उसे वास्तविक दिन काम करना होगा। अस्पताल में बोंकी ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, इस पर टिप्पणी करने के बाद वह एक टुकड़ा खा लेती है। मिनह्युक बोंगसून को उसके पिता के घर एक अजीब पारिवारिक रात्रि भोज के लिए ले जाता है, जिसमें उसके पिता, सौतेली माँ और 3 भाई शामिल होते हैं, जिन्हें वह अपने 3 मुख्य संदिग्धों के रूप में नामित करता है। वह उसे मेज पर बैठकर संदेश भेजता है ताकि वह किसी भी अजीब व्यवहार के प्रति सतर्क रहे और अनजाने में अपना मुंह न भर ले, और इसलिए वह उसे घूरती है। चेयरमैन AHN ने परिवार के वकील के साथ इस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले परिवार की कंपनी के लिए अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि ओहसुंग समूह कोरिया में एक प्रमुख समूह के रूप में विकसित होना चाहता है और इसलिए उन्होंने उस बेटे का चयन किया है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि उसके पास इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे कौशल हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिनह्युक है। घोषणा के बाद कमरे में तनाव का माहौल है, जब तक कि मिनह्युक के मझले भाई आहन डोंगसुक ने मिनह्युक को बधाई नहीं दी और अपने पिता के बुद्धिमानी भरे फैसले की प्रशंसा नहीं की। इसके विपरीत सबसे बड़े भाई डोंगहा और तीसरे भाई क्युंगह्वान ने अपनी असहमति को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। मिनह्युक ने शीर्षक स्वीकार करने की घोषणा करते हुए कहा कि उसे किसी तरह अपनी कंपनी एन सॉफ्ट को ओहसुंग के साथ विलय करने का तरीका निकालना होगा। उसकी टिप्पणी सबसे बड़े भाई को गुस्सा दिलाती है और उसके गुस्से के कारण बोंगसून ने माता पिता के लिए भी ऐसा ही करने से पहले प्रत्येक भाई के युद्ध के आंकड़ों की जांच शुरू कर दी, जैसा कि वह किसी खेल में करती है। सबसे बड़ा भाई अपनी नाराजगी जाहिर करता है, दूसरा उसका समर्थन करता है और तीसरा भाई मिनह्युक की उपलब्धियों को कमतर आंकने की कोशिश करता है। अपने असमर्थ बेटों को समझाने की कोशिश करने के बाद आखिरकार चेयरमैन आह भड़क उठता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपना गोल्फ क्लब उठाता है। चेयरमैन आह का गुस्सा उसे बोंगसून के सामने सबसे खतरनाक के रूप में पहचानता है। वह कार में बहुत कुछ कहती है और फिर मिनह्युक को एहसास होता है कि वह यह सोचकर मूर्ख था कि बोंगसून उसे कुछ मददगार जानकारी दे सकती है। वह अपना रुख बरकरार रखती है और कहती है कि उसके पिता का चेहरा आपराधिक है। अपना मिशन पूरा होने पर मिनह्युक बोंगसून को रात के बाकी समय के लिए छोड़ देता है और उसे घर ले जाता है। डोबोंग में कहीं एक आदमी छाया से एक महिला को बैले स्टूडियो से बाहर निकलते हुए देखता है। वह उसके पीछे चलता है और तब तक इंतजार करता है जब तक वह कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक खत्म नहीं कर लेती। फिर वह उसके पास जाता है जिसे उसने ड्राइवर के तौर पर बुलाया था। बोंगसून ने मिनह्युक को फार्मेसी के सामने छोड़ने के लिए कहा ताकि वह मिनह्युक द्वारा प्रेरित माइग्रेन के लिए कुछ एस्पिरिन ले सके। माँ कहीं से प्रकट होती है और मिनह्युक को जाते हुए देखती है। उसके जाते ही अपनी बेटी पर कूद पड़ती है। माँ टिप्पणी करती है कि मिनह्युक हमेशा उसे घर छोड़ने के लिए समय निकालता है और सोचती है कि इसमें कुछ और भी है। वह सुझाव देती है कि मिनह्युक को लुभाने के लिए बोंगसून को थोड़ा और उत्तेजक कपड़े पहनने चाहिए। दवा की दुकान
पर माँ बोंग सून के पैरों पर किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करती है और दोनों इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे उस संदिग्ध व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते जो कुछ पट्टियां खरीदने के लिए आता है। अपनी बेटी की तुलना अपने पवाह आदमी अपनी कार में वापस आता है और अपना परिचित सा दिखने वाला त्वचा का मुखौटा पहन लेता है। डो परिवार फ्राइड चिकन और बियर का डिनर करने के लिए बैठता है। पिताजी बोंग सून से पूछते हैं कि क्या मिन ह्युक उसे कोई अवांछित ध्यान दे रहा है और माँ को उसे याद दिलाना पड़ता है उसकी निराशा के लिए कि मिन ह्युक उस तरफ नहीं झुकता। बोंग सून ने कहा कि मिन ह्युक को गुकडू में उससे ज्यादा दिलचस्पी है। परिवार को इस पर यकीन नहीं हो रहा है। वे टिप्पणी कर रहे हैं कि मिन ह्युक जैसा कोई व्यक्ति गुकडू के लिए कैसे बर्बाद हो सकता है। हंसी माँ बताती है कि गुकडू वास्तव में जानता है कि उसके लिए कांटा कैसे बनना है और अपनी बेटी से कहती है कि मिन ह्युक को मत छोड़ो क्योंकि वह गुकडू जितनी ही अच्छी है। हा हा हा, हे भगवान। बोंकी को फिर ही जी ग्रर का फोन आता है जो उसकी कलाई की मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह उसे अपने खर्च पर भोजन स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराती है और इसलिए वे अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए मिलने के लिए सहमत होते हैं। वह अपने परिवार को वापस रिपोर्ट करता है और माँ और बोंग सून को तुरंत ही कुछ गड़बड़ की गंध आ जाती है। जुड़वां बच्चे इस बात पर झगड़ते हैं कि उन्हें ही जी कितनी सुंदर लगती है और माँ बीच में आकर बोंग सून से कहती है कि वह मिन ह्युक के पैर की उंगलियां कुचलने के बजाय उसे देखकर ज्यादा मुस्कुराए। अपहृत बैलेरीना कार में जागती है और जब वह अब नकाबपोश आदमी को देखती है तो वह बाहर कूद जाती है और बारिश के दौरान सड़क पर भाग जाती है। वह आदमी उसका पीछा करता है और उसे आसानी से पकड़ लेता है और फिर वह उसके गिरे हुए शरीर पर एक बड़ा रिंच उठाता है फिर नीचे की ओर झूलता है। बोंग सून अपनी बियर की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए बाहर जाती है और जब वह बारिश के बीच घर वापस आती है तो उसे एक महिला की चीख रात में गूंजती हुई सुनाई देती है। जब वह शहर के नजारे को देखती है तो वह खुद से कहती है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय जल्द ही आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगला एपिसोड देखना है तो कमेंट में बताएं।